सोचिए अगर किसी के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अधिकार हों, मतलब एकदम पेपर पर सब परफेक्ट लिखा हो, लेकिन अगर कोई ताकतवर संस्था उन अधिकारों को छीन ले और कुछ करने का रास्ता ही ना बचे, तो उन कागजी अधिकारों का क्या मोल रह जाएगा? बिल्कुल जीरो। और यही वो सबसे बड़ा लूपहोल है जिसे भरने के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ बहुत ही खास प्रावधान बनाए थे। सही कहा। तो आज के इस गहन चर्चा में हम इसी समस्या और इसके समाधान को अनपैक करते हैं। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतिम लेकिन यकीनन सबसे प्रभावशाली अनुच्छेदों को डिकोड करना है, यानी अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक। हाँ, और इस कॉम्प्लेक्स लीगल सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए आज हमारे पास गणेश न्यायपथ द्वारा तैयार किए गए बेहद शानदार नोट्स और माइंड मैप्स हैं। मैं कहूँगी कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट है। इन विजुअल सोर्सेज ने वकीलों वाली उस भारी भरकम भाषा को बिल्कुल आम इंसान के समझ के लेवल पर ला खड़ा किया है। एकदम अग्री करता हूं मैं। और देखिए, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकारों की ये चर्चा सिर्फ कोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये हर उस नागरिक के लिए रिलेवेंट है जो ये समझना चाहता है कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है। और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी असाधारण स्थितियां हैं जब खुद राज्य हमारे अधिकारों पर लगाम कस सकता है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे अधिकार से जो अब मौलिक अधिकार रहा ही नहीं, यानी अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि जो चीज ओरिजिनल संविधान का इतना मजबूत हिस्सा थी उसे बाद में हटा दिया गया। हाँ, मतलब मूल रूप से इसका मेन मोटिव तो लोगों की प्रॉपर्टी की रक्षा करना ही था। इसके दो मेन पिलर्स थे। पहला था अनुच्छेद 19(1)(f), जो किसी को भी संपत्ति अर्जित करने और इसे डिस्पोज करने की आजादी देता था, और दूसरा था खुद अनुच्छेद 31। सही। और अनुच्छेद 31 राज्य की शक्तियों पर एक तरह का ब्रेक लगाता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार बिना किसी वैलिड कानून के या बिना किसी क्लियर पब्लिक पर्पस और मुआवजे के किसी की जमीन नहीं ले सकती। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इस अधिकार को आखिर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर क्यों निकालना पड़ा। वही तो, अधिकारों को तो अमूमन बढ़ाया जाता है, फिर इसे कम क्यों किया गया? गणेश न्यायपथ के माइंड मैप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि आजादी के तुरंत बाद के दौर में ये अधिकार एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था सरकार के लिए। हाँ, क्योंकि उस वक्त देश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने और लैंड रिफॉर्म्स लाने की सख्त जरूरत थी। समाजवादी ढांचे के तहत संसाधनों का बराबर बंटवारा होना था, लेकिन जैसे ही सरकार जमींदारों की जमीन लेकर गरीबों में बांटने का कानून लाती तो वो लोग तुरंत अपना संपत्ति का मौलिक अधिकार आगे करके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। एग्जैक्टली। और यहीं पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक बहुत लंबा और ऐतिहासिक टकराव शुरू हो गया। एक नव स्वतंत्र और गरीब राष्ट्र के खजाने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो हर बार मार्केट रेट पर मुआवजा दे। लैंड रिफॉर्म के सारे प्रोग्राम्स अटकने लगे थे। तो इसी टकराव को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव कदम उठाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही निकाल दिया गया। ये प्योरली उस वक्त की नेशनल प्रायोरिटीज को बैलेंस करने का एक अटेम्प्ट था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 1978 के बाद से भारत में प्रॉपर्टी का कोई राइट ही नहीं बचा। अगर सोर्सेस को डेप्थ में देखें तो इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसका एक तरह से डिमोशन कर दिया गया। हाँ, इसको भाग 3 से निकालकर संविधान के भाग 12 में चैप्टर 4 के अंदर एक नए अनुच्छेद 300A के रूप में शिफ्ट कर दिया गया। ये एक ऐसी लीगल बारीकी है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अनुच्छेद 301 बहुत क्लियर शब्दों में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच का प्रैक्टिकल डिफरेंस समझें तो मौलिक अधिकार होने और सिर्फ एक कानूनी अधिकार होने में क्या बदल गया? दो सबसे बड़े फर्क आए। पहला है मुआवजे की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। पहले प्रॉपर्टी लेने पर प्रॉपर कॉम्पनसेशन पाना एक गारंटी थी। अब वो गारंटी उस रूप में नहीं है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, अनुच्छेद 30A के तहत। हाँ, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला एक्सेप्शन, जहां राज्य को लाजमी तौर पर मुआवजा देना ही होता है ताकि उनके राइट्स अफेक्ट ना हो। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि अब कोई भी इंसान सिर्फ इस आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता कि उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई है।
क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही मिलता है ना। सही पॉइंट पकड़ा आपने, और ये बात हमें सीधे हमारी इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर ले आती है। यहाँ ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। मेरा मतलब है, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, तो हम असल में उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो बाकी सारे अधिकारों को जिंदा रखती है। अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और उनका ये असेसमेंट बिल्कुल सटीक था। सोचने वाली बात है, किसी के पास बोलने की आज़ादी है, इक्वालिटी का राइट है, रिलीजन की फ्रीडम है, लेकिन अगर पुलिस या सरकार इन राइट्स को मानने से इनकार कर दें और कोई क्विक रेमेडी ही ना हो, तो उन राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। अनुच्छेद 32, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट कहते हैं, वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है। वही तो, ये बाकी सारे राइट्स का रक्षक है। ये गारंटी देता है कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सीधे देश की सर्वोच्च अदालत जाया जा सकता है, नीचे की अदालतों के लंबे प्रोसेस में उलझने की जरूरत नहीं है। ये काम नागरिक के हाथ में बहुत बड़ी पावर है, और इस राइट को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 बहुत ही स्पेशल हथियार हैं, जिन्हें लीगल टर्म में रिट्स कहा जाता है। गणेश न्यायपात के विजुअल्स में इन 5 रिट्स को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। चलिए इन्हें डीकोड करते हैं। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बॉडी को प्रेजेंट करना। ये रिट तब इशू की जाती है जब किसी को इल्लीगली डिटेन करके रखा गया हो। जैसे अगर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें, मान लीजिए पुलिस ने किसी को अचानक उठा लिया, 24 घंटे निकल गए, ना तो उसे किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, ना थाने में अरेस्ट रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ऐसी ही मनमानी को रोकने के लिए ये रिट बनी है। उस डिटेन्ड व्यक्ति का कोई दोस्त या फैमिली मेंबर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है। कोर्ट तुरंत पुलिस को ऑर्डर देगी कि उस व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने पेश करो। और अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट का कोई लीगल आधार ही नहीं है, तो वो तुरंत रिलीज का ऑर्डर दे देगी। ये पर्सनल लिबर्टी का सबसे पावरफुल शील्ड है। चलिए दूसरी रिट पर आते हैं, मैंडेमस यानी परमादेश। माइंड मैप्स के हिसाब से इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये कैसे काम करती है? ये रिट बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट बॉडीज की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए है। ये तब लगती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दे और उस इनकार से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि किसी एरिया में एक बड़ा नाला ओवरफ्लो कर रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभा रही, जिससे लोगों के लाइफ के राइट यानी अनुच्छेद 21 पर खतरा है, तो यहां मैंडेमस लगेगा। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे में अदालत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑर्डर देगी कि हम आदेश देते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी कैच है जो नोट्स में क्लियरली हाईलाइटेड है। ये रिट किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ इशू नहीं हो सकती। ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटीज तक सीमित है। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होना जरूरी था। अब तीसरी रिट देखते हैं, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसका सीधा सा मतलब तो रोकना होता है, पर इसका लीगल दायरा क्या है? प्रोहिबिशन हमेशा एक अपर कोर्ट द्वारा किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू की जाती है। इसका नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करने लगती है, तब ये रिट काम आती है। जैसे अगर कोई छोटा ट्रैफिक कोर्ट अचानक किसी मर्डर केस की सुनवाई शुरू कर दे जो उसकी जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, तो अपर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू करके उसे वहीं बीच में ही रोक देगी कि ठहरिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी एक प्रिवेंटिव मेजर है। सही पकड़ा। ये जुडिशियल सिस्टम को उसकी बाउंड्रीज में रखने का टूल है। लेकिन इसके ठीक बाद आती है चौथी रिट, सर्टेओररी या उत्प्रेषण, जिसका आम भाषा में मतलब होता है मामले को मंगाना। अब अगर ये दोनों ही कोर्ट्स के लिए हैं, तो इनमें फर्क क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस टाइमिंग का है। जैसे हमने अभी देखा, प्रोहिबिशन तब लगती है जब लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हो, अदालत फैसला आने से पहले ही उसे रोकती है। लेकिन सर्टेओररी तब मैदान में आती है जब लोअर कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुना चुकी हो। अच्छा, और सोर्सेज में एक शब्द यूज हुआ है कि सर्टेओररी तब इशू होती है जब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स टूटे हों। नेचुरल जस्टिस से यहाँ क्या मतलब निकलता है? नेचुरल जस्टिस लॉ का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। इसके 2 रूल हैं।
पहला, कोई अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, और दूसरा, किसी को बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। अगर लोअर कोर्ट ने इनमें से किसी रूल का घोरे उल्लंघन करके फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के जरिए उस गलत फैसले को पूरी तरह क्वॉश या रद्द कर देता है। कमाल है। यानी प्रोहिबिशन बीमारी होने से पहले का बचाव है और सर्चरारी बीमारी होने के बाद का इलाज है। अब आते हैं आखिरी और पांचवी रिट में, को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। ये कब यूज होती है? ये पब्लिक ऑफिसेस के मिसयूज को रोकने का हथियार है। ये तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस पर बैठ जाए जिसके लिए वो लीगली क्वालिफाइड ही नहीं है। जैसे अगर किसी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर कोई ऐसा इंसान बन जाए जिसके पास प्रॉपर मेडिकल डिग्री ही ना हो, उसने इस रूल्स को बाईपास करके वो पोजीशन ले ली हो। बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में कोई भी अदालत जा सकता है। कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगी कि आप किस अधिकार से इस पब्लिक पोस्ट पर बैठे हैं। अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन साबित नहीं कर पाता, तो को वारंटो के जरिए उसे तुरंत पोस्ट से हटा दिया जाता है। ये सिस्टम में मेरिट और लीगैलिटी इंश्योर करता है। तो ये थी वो 5 पावरफुल रेट्स। इनके अलावा माइंड मैप्स में अनुच्छेद 32 के क्लॉज 3 का भी जिक्र है, जिसमें यह बताया गया है कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की इन पावर्स को कम किए बिना देश की दूसरी लोकल कोर्ट्स को भी ये रिट इशू करने की पावर दे सकती है। हाँ, और क्लॉज 4 ये कहता है कि इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को नॉर्मली सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिवाय उन हालातों के जो संविधान में लिखे हैं, जैसे अनुच्छेद 357 के तहत नेशनल इमरजेंसी। और यही सस्पेंशन वाला पॉइंट हमें इस डीप डाइव के अगले और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से की तरफ ले जाता है। अब तक हमने जो बात की वो एक नॉर्मल सिटीजन के राइट्स और उनके प्रोटेक्शन की थी, लेकिन एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या ये राइट्स हर सिचुएशन में सबके लिए एब्सोल्यूट हैं? मान लीजिए बॉर्डर पर खड़ा एक सोल्जर ऑर्डर मिलने पर कहे कि मुझे स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी है, मैं इस ऑर्डर पर डिबेट करूंगा, तो क्या होगा? तो देश का पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए जहां अनुच्छेद 32 राइट्स को बचाता है, वहीं अनुच्छेद 33 एक एक्सेप्शन बनकर आता है, डिसिप्लिन का एक्सेप्शन। अनुच्छेद 33 संसद को ये एक्सक्लूसिव पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और इसमें पावर सिर्फ दिल्ली में बैठी संसद के पास है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। नोट्स के हिसाब से इसमें आर्म्ड फोर्सेस के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ और आईबी, रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे माइंड मैप्स में लगी वो ये थी कि इन फोर्सेस में काम करने वाले नॉन कॉम्बैटेंट्स, जैसे टेलीकॉम या कम्युनिकेशन सिस्टम संभालने वाले लोग, वो भी इसी दायरे में आते हैं। क्योंकि इन रिस्ट्रिक्शंस के पीछे का मेन लॉजिक डिसिप्लिन है। इन फोर्सेस का काम देश की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी संभालना है। ड्यूटीज ठीक से पूरी हों, इसके लिए जरूरी है कि कुछ राइट्स कट किए जाएं। इसीलिए आर्मी एक्ट या पुलिस फोर्सेस एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए, और इन कानूनों को वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत स्ट्रांग एक्सेप्शन है। और अगर अनुच्छेद 33 फोर्सेस के डिसिप्लिन की बात करता है, तो अनुच्छेद 34 इस एक्सेप्शन को एक और एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, मार्शल लॉ या सैन्य शासन की स्थिति में, जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए और मिलिट्री चार्ज ले ले। जाहिर है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 और 21 जैसे राइट्स बुरी तरह सस्पेंड हो सकते हैं। बिल्कुल, जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, तब मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। ऐसे वक्त में ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स को कुछ बहुत ही सख्त और एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें राइट्स का हनन होना लगभग तय है। सोर्सेज में यहाँ एक टर्म बार बार फोकस में आता है, इंडेमनीफाई करना, यानी संसद की क्षतिपूर्ति करने की शक्ति। अगर इसको सिंपल टर्म में सोचें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इंडेमनीफाई करने का सीधा सा मतलब है लीगल प्रोटेक्शन या कानूनी सुरक्षा देना। जब मार्शल लॉ हट जाता है तो लोग उन मिलिट्री ऑफिसर्स पर केस कर सकते हैं कि उन्होंने राइट्स वायलेट किए। तो अनुच्छेद 34 संसद को अलाउ करता है कि वो एक कानून पास करके उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करे, ताकि ड्यूटी के दौरान उन्होंने जो एक्शन लिए उसके लिए उन पर बाद में मुकदमा ना चले। और इसके साथ ही उस दौरान मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दी गई किसी भी सजा को भी वैलिडेट किया जा सकता है कानूनी तौर पर। वैसे एक डाउट लोगों में अक्सर होता है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी को लेकर, लोग इन्हें सेम समझ लेते हैं। हाँ, पर गणेश न्यायपात के नोट्स इनका डिफरेंस बहुत क्लियरली बताते हैं। अगर हम इसको व्यापक संदर्भ से जोड़ें
तो मार्शल लॉ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है जहां लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल हो गया हो, जबकि नेशनल इमरजेंसी देश के बहुत बड़े हिस्से या पूरे देश पर लग सकती है। और इमरजेंसी लगाने के रीजंस भी फिक्स्ड हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। पर मार्शल लॉ का सोल बेसिस सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर है। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि इतने डिटेल में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ शब्द की डेफिनेशन ही नहीं है। सही कहा, इसे इंग्लिश कॉमन लॉ से अडैप्ट किया गया है। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये पूरी तरह ग्राउंड रियलिटी और हालात की गंभीरता पर डिपेंड करता है। ये सोचने वाली बात है। अब चलिए इस गहन चर्चा के फाइनल पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 35। ये आर्टिकल पूरे भाग 3 को यानी फंडामेंटल राइट्स को एक धागे में पिरोने का काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। इन सब राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के, लिमिट करने के और सजा तय करने के रूल्स बनाएगा कौन? अनुच्छेद 35 इस पर कोई डाउट नहीं रखता। ये क्लियर करता है कि भाग 3 के कुछ स्पेशल प्रोविजंस पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, स्टेट्स के पास नहीं। और इसका रीजन यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना है। अगर एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। अब अगर हर स्टेट अपना अलग लॉ बनाए, महाराष्ट्र में सजा 5 साल हो और केरला में सिर्फ 500 रुपए का फाइन, तो ये तो इनजस्टिस होगा। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स का इम्पैक्ट और उनका वायलेशन पूरे देश में एक जैसा ट्रीट होना चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर आपके बेसिक राइट्स नहीं बदल जाने चाहिए। इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए संसद को ये पावर दी गई। नोट्स में उन स्पेसिफिक आर्टिकल्स की लिस्ट भी है जिन पर सिर्फ संसद कानून बनाती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस की कंडीशन लगाना अनुच्छेद 16(3) के तहत, या कोर्ट्स को रिट पावर देना अनुच्छेद 32(3), और ऑब्वियसली अनुच्छेद 33 और 34 के फोर्सेस वाले लॉज। और सजा तय करने का काम भी संसद का ही है, जैसे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकता है। इसमें एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि इस संविधान लागू होने से ठीक पहले के जो लॉज थे वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक संसद उन्हें चेंज नहीं करती, ताकि कोई लीगल वैक्यूम न क्रिएट हो। तो आज की इस डिटेल चर्चा को समअप करते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि संविधान एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। गणेश यायपात के इन एक्सीलेंट सोर्सेस के जरिए हमने देखा कि कैसे प्रॉपर्टी राइट को हालात के हिसाब से एडजस्ट किया गया, कैसे अनुच्छेद 32 आम नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है, और दूसरी तरफ हमने वो हार्श रियलिटी भी देखी कि अनुच्छेद 33 और 34 देश की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के आगे पर्सनल राइट्स को पॉज कर देते हैं। ये डीप डाइव क्लियरली दिखाती है कि राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी एक फ्रैजाइल बैलेंस में काम करते हैं। एकदम परफेक्ट समरी। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इस बैलेंस पर ही टिकी है। और चर्चा के एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है, जो इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद नेचुरली उठता है। हाँ, वो क्या है? अगर अनुच्छेद 32 वाकई वो हृदय और आत्मा है जो इन राइट्स को जिंदा रखती हैं, और अनुच्छेद 33 और 34 नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इन्हें सस्पेंड करने की सुप्रीम पावर देते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंडिविजुअल लिबर्टी और देश की सुरक्षा के बीच की वो स्पेसिफिक लाइन आखिर कहाँ ड्रॉ की जानी चाहिए? क्या ये लाइन परमानेंटली फिक्स्ड होनी चाहिए या टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऐसे शिफ्ट होते रहना चाहिए? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हर नागरिक को सोचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि संविधान आखिरकार हमारे विमर्श में ही जिंदा रहता है। इस सवाल पर थोड़ा मंथन जरूर कीजिएगा। इस गहन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे